आगरा में धूप देखने के लिए चंबल नदी से निकले लगे मगरमच्छ और घड़ियाल देखने के लिए पर्यटक और क्षेत्रीय लोग पहुंच रहे हैं नदी किनारे। वन विभाग के कर्मचारी निगरानी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के तिगुनिया हिंसा मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई। फ्लू के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए मुख्यवादी जगदीप सिंह। अब 2 जनवरी को होगी सुनवाई। कानपुर में बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को मिली जमानत। 3 जून को हुई हिंसा में आरोपियों को फंडिंग करने का लगा था आरोप। बाहुबली मुख्तार अंसारी से ईडी ने तीसरे दिन भी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी से पहले राउंड में करीब 7 घंटे तक पूछताछ। 20 दिसंबर को होने वाली अखिलेश यादव की इरफान सोलंकी के साथ मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा सपा आलाकमान ने इरफान सोलंकी को सही से नहीं किया समर्थन। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने मुख्तार की याचिका को औचित्यहीन मानते हुए किया खारिज। कल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। कौशाम्बी के 4 विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। गवाही के लिए जिला कोर्ट प्रयागराज में पेश न होने पर जारी हुआ वारंट। पूजा पाल गैंगस्टर अतीक अहमद केस में सरकारी गवाह। बागपत में लापता बच्चे की तलाश जारी। पुलिस ने गन्ने के खेत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर बच्चे की तलाश की। बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कन्नौज में भाजपा नेता की हत्या के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन। बुलडोजर से तोड़ा गया आरोपियों का घर। एसडीएम तहसीलदार समेत काफी पुलिस फोर्स मौजूद। सीतापुर में नहर कटने से किसानों का नुकसान। तेज रफ्तार पानी से 500 बीघा फसल बर्बाद। कानपुर में साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में काम कर रहे 3 मजदूरों की आग में झुलसकर मौत। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोटद्वार में दुगड्डा के पास धनीराम बाजार में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर में अचानक सड़क पर खड़ी पुलिस की बाइक में लगी आग। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से धू-धू कर जली बाइक। सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिरहाना शराब ठेके की घटना। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रदेश स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची महोबा। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा। आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा। जहरीली शराब कांड में वांछित चल रहा आरोपी। बुलंदशहर में जहरखुरानी गिरोह की 2 महिला सदस्य गिरफ्तार। यात्रियों के नशीला पदार्थ देकर पैसा जेवरात उड़ा ले जाते थे गिरोह। पुलिस गिरोह की सरगना की तलाश कर रही है। गोरखपुर में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन का गोरख धंधा करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। इंजेक्शन और दवाओं के साथ एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट ने किया गिरफ्तार। हापुड़ में सोजी टीम और पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से अवैध पिस्टल बरामद। कानपुर में चकेरी में फिर नशेबाजों ने मचाया जमकर उत्पात। सूचना पर पहुंची पीआरबी को दबंग नशेबाजों ने तोड़ा। पुलिसकर्मियों को भी खदेड़ा। सीतापुर में स्कूल में छात्राओं ने पढ़ी नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एबीपी गंगा नहीं करता वीडियो की पुष्टि। आगरा अवकाश जिला मुख्यालय के पास 2 संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। एमजी रोड को बंद कर बीडीएस टीम ने दोनों बैग को खोला। दोनों बैगों में कागजात और कपड़े मिलने पर राहत की सांस ली। सहारनपुर के शिवलिंग वनप्रयाग में तेंदुए को छोड़ने का वीडियो वायरल। 11 दिसंबर को बागपत में कुएं में गिर गया तेंदुआ। 37 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया था रेस्क्यू। औरैया में जमीन के विवाद में भिड़े एक ही परिवार के लोग। मारपीट में 3 लोगों को आई गंभीर चोट। विवाद में रिटायर्ड फौजी पर फायरिंग का भी आरोप। कासगंज में सड़क किनारे खड़ी किशोरी को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। हादसे में घायल किशोरी की मौत। उत्तराखंड में आईएएस वीक की शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी देंगे सुझाव। हरिद्वार में पठान फिल्म को लेकर साधु संतों में गुस्सा। साधु संतों ने फिल्म का किया विरोध। शाहरुख खान को बताया हिंदू विरोधी। रुड़की बिजली बिलों के बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। देहरादून बिजली बिल के दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर दिया धरना। बिजली के दाम को कम करने की मांग। हल्द्वानी बिजली के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय बोले सरकार गरीबों के जीवन में डाल रही डाका। अल्मोड़ा में शहीद स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के सम्मान में रखा गया 2 मिनट का मौन। वीरांगनाओं को भी किया गया सम्मानित। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में दिखेगी उत्तराखंड सहित कई राज्यों की लोक संस्कृति की छटा। कार्निवाल की तैयारियां जोरों पर। हल्द्वानी विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद पार्क में किया गया कार्यक्रम। वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। पिथौरागढ़ में करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। पौड़ी में अवैध मजार पर बुलडोजर चलने से सवालों घेरे में विधायक राजकुमार पोरी। मजार के लिए बीजेपी विधायक ने दिए थे 2 लाख रुपए। राजकुमार पोरी बोले ठोकर लगी अब रखूंगा ध्यान। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से जनता से ज्यादा संवाद करने को कहा है। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के आंकड़ों में इजाफा। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कोरोना के बाद मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हरिद्वार पुलिस का बाइक साइलेंसर से पटाखों की आवाज करने वालों पर शिकंजा। सभी चौराहों पर चलाया जा रहा अभियान। नाबालिग चालकों पर भी की जा रही कार्रवाई। रुड़की में एसएसपी ने की सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 23 लोगों को किया गिरफ्तार। ऋषिकेश एम्स की नर्सिंग ऑफिसर ने लगाई फांसी। दिल्ली की रहने वाली थी मृतका प्रतिभा कुमारी। पुलिस आत्महत्या कारणों की जांच में जुटी।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खिनका गांव के पास पहाड़ी से मलबा टूटने से बाधित दोनों तरफ फंसे रहे सैकड़ों वाहन, सड़क खोलने का काम जारी। रुद्रपुर में फरार आरोपी घर पर पुलिस ने चलाए बुलडोजर, कई मामलों में पिछले लंबे वक्त से फरार है आरोपी प्रिंस यादव। हल्द्वानी के गोलापुर में किशनपुरा गांव में गुलदार की दहशत, गांव में घूमते गुलदार की तस्वीरें कैमरे में कैद, गुलदार के आतंक से परेशान है ग्रामीण। हीरेम पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिला के 4973 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, 18 दिसंबर को 20 केंद्रों पर परीक्षा होगी। हरिद्वार जिला कोर्ट में वकील पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे हैं, धरने पर बैठे वकीलों की हाईकोर्ट से मांग, एडीजे के अधिकारों में कटौती करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे घाटों की बनी दयनीय स्थिति, तीर्थयात्री और पर्यटकों को घाटों का नहीं मिल रहा लाभ, नदियों की सुंदरता को बिगाड़ रहे घाट। चीन बॉर्डर करीब भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प के बाद पहली एक्सरसाइज, असम के तेजपुर एयरबेस से लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, एयरफोर्स ने दिखाई ताकत। युद्धाभ्यास के बीच तवांग झड़प पर सेना का पहला बयान, ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कालिता बोले, एलएसी पर हालात स्थिर, मामले को सुलझा लिया गया। संसद में आज फिर उठा तवांग झड़प का मुद्दा, खरगे ने राज्यसभा में तवांग पर विस्तार से चर्चा की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के अस्पताल के पास आतंकी हमला, 2 लोगों की मौत, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के उदयपुर में खाद्य विभाग ने दिल्ली गेट चौराहे पर चॉकलेट शॉप पर मारा छापा, पाकिस्तान की बनी टॉफियां बरामद, टॉफियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के विजय की आज 51वीं वर्षगांठ, नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों ने शहीदों को नमन किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को अर्पित किए श्रद्धासुमन। अग्नि-5 मिसाइल का भारत ने किया सफलतापूर्वक परीक्षण, परमाणु लैस बैलिस्टिक मिसाइल जमीन पर 5000 किलोमीटर तक कर सकती है सटीक वार, 50 टन वजनी मिसाइल हो सकती है 1.5 टन बारूद। गुजरात के बनासकांठा में एक पुराने पुल को गिराए जाने के दौरान हादसा हो गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में डंपिंग यार्ड में हुआ ब्लास्ट, धमाके में बाप बेटे गंभीर रूप से घायल, दोनों को अस्पताल किया गया भर्ती। डंपिंग यार्ड में धमाके से बाप बेटे घायल, पुलिस कर रही मामले की जांच। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की बड़ी कामयाबी, महरौली से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही निकली, श्रद्धा के पिता के डीएनए मैच हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा हड्डियों के अलावा खून के धब्बों के डीएनए से भी पता चला कि वो श्रद्धा के। दिल्ली पुलिस महलू में आरोपी आफ्ताब पुनेवाला के फ्लैट पर पहुंची, घर की सीढ़ी, बालकनी और कुछ जगहों को इंच टेप से नापा गया। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को आईटी हब के तौर पर स्थापित करने में जुट गई, जिसके लिए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने न्यूयॉर्क में इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस के चेयरमैन संजय गोविल से मुलाकात की। इसी बैठक में नए आईटी कैंपस पर चर्चा हुई। इन कैंपसों के लिए कंपनी 500 करोड़ का निवेश करेगी, जिसके लिए यूपी सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आम आदमी का मनोबल बढ़ा हुआ है और पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल चेंज हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री योगी आदित्यनाथ। अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी सरकार के अलग अलग मंत्री प्रतिनिधियों के समूह के साथ यूपी में निवेश के लिए अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिसमें यूपी को स्वीडन से 15,000 करोड़ रुपए, यूएई से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक, जापान से 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिल चुका है। और अगर कुल निवेश की बात करें तो यूपी को करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिल चुका है, जिसमें भविष्य में 27,000 नए रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में कई बिजनेस लीडर से मिला और सरकार ने उनके साथ साइन। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार को प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में बड़ी कामयाबी मिली, जिसके तहत कानपुर और बुंदेलखंड में विकसित किए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर में दुनिया की जानी मानी आयुध निर्माता कंपनी साब ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। रक्षा कंपनी साब ग्रिपेन फाइटर प्लेन और कार गुस्ताव हथियार प्रणाली बनाने वाली कंपनी है। यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और जितेंद्र प्रसाद के साथ प्रतिनिधिमंडल ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब के मुख्यालय का दौरा किया और यूपी डिफेंस कॉरिडोर में यूपी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। स्वीडन की यात्रा के दौरान यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने स्टॉकहोम में इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान स्वीडिश व्यापार समुदाय से मुलाकात की और रक्षा, फिल्म सिटी, रिटेल, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसरों पर चर्चा की। यहाँ यूपी को कुल 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव तैयार हुआ है।
योगी सरकार के कई मंत्री और अधिकारी विदेश के दौरे पर हैं। बड़े निवेश का दावा किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। योगी सरकार प्रदेश में निवेश के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी मकसद से अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी होना है। कई देशों को आमंत्रित किया गया है। लक्ष्य है कि 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जाए, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन सारी कवायदों को कागजी मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके लिखा है कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। अखिलेश के तंज भरे ट्वीट पर भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इतनी अच्छी पहल पर ऐसी प्रतिक्रिया अखिलेश को शोभा नहीं देती। माननीय अखिलेश जी का बयान निंदनीय है और आज के दिन में इन्वेस्टर समिट पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें बयान देना चाहिए कि देश और प्रदेश के विकास की बात है। वहीं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यूपी में निवेश पर अखिलेश की राय पर तीखा प्रहार किया है। बता दें कि निवेशकों को यूपी में लाने के लिए राज्य सरकार के कई मंत्री अभी विदेश दौरे पर हैं। वो कई देशों में जाकर यूपी में निवेश के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के जरिए युवाओं के सपनों को पंख लगाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में यूपीपीएससी के 431 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। चयनित सभी अभ्यर्थियों की तैनाती कृषि विभाग में की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है, लिहाजा नई नियुक्तियों से सिस्टम को और दुरुस्त बनाने पर सरकार का जोर है। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। समारोह में सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अकेले खाद्यान्न उत्पादन में देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। जो छोटे जनपद हैं उनमें एक और जो बड़े जनपद हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। दरअसल 2017 में सत्ता संभालने के बाद से मिशन रोजगार के जरिए योगी सरकार ने कई क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिया है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे, जिनके साथ स्थानीय पुलिस थी। कड़ी मशक्कत के बाद रिकॉर्ड रूम में लगी आग पर बहुत मुश्किल से काबू पाया गया, लेकिन आग की वजह से रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज आग में जलकर राख हो गए। देहरादून प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय और रजिस्ट्रार कार्यालय में लगी आग में कई दस्तावेज खाक हो गए। आग की इस विभीषिका में कुछ ऐसे दस्तावेज होने की आशंका जताई जा रही है जो डिजिटली मौजूद नहीं है। शुक्रवार तड़के रिकॉर्ड रूम में आग लगने की जानकारी मिली, जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय के कुलसचिव आरपी गुप्ता ने की। उनकी दी गई सूचना के मुताबिक सुबह 6 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तकरीबन 8 बजे उनके कार्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की वजह से रिकॉर्ड रूम ही नहीं, कुलसचिव के ऑफिस में फर्नीचर, कंप्यूटर और टेबल पर रखी तकरीबन 25 फाइलें जलकर राख हो गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन आग लगने की वजह पता लगाने की कोशिश कर रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से भाजपा सांसदों को चुनाव की तैयारी शुरू करने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों के साथ मुलाकात की और उन्हें जनता के बीच रहने के साथ ही लोगों से सीधा संवाद करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा के दौरान सांसदों से औपचारिक बातचीत के दौरान ये नसीहत दी कि सभी सांसद चुनाव हो या न हो जनता के साथ संवाद बनाए रखें। इनफॉर्मल मीटिंग थी और वो जलपान पर इसलिए बुलाया था इसी तरह से हम लोग भी अपने क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं को लोगों को बुला के इस तरह बात करें, चर्चा करें, लगातार मिलें। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये भी निर्देश दिया 50 साल से ऊपर वालों को रेगुलर अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों से भी मुलाकात की। उन्हें भी राज्य की जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने के साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात के दौरान यूपी के राज्यसभा सांसदों ने कहा है कि यूपी में होने वाले निकाय चुनाव के लिए अभी उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन निकाय चुनाव के लिए सभी सांसद हर तरह की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। यूपी चुनाव में उपचुनाव में रामपुर विधानसभा सीट जीतने के बाद भाजपा से दूर हुए ओपी राजभर ने राजनीति की बरसात पर फिर से एक नया दांव खेल दिया है। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे राजभर ने भाजपा के साथ अपनी पार्टी से गठबंधन की संभावना को एक बार फिर से हवा दे दी है। राजनीति में कोनो कसम कोई खेले हाँ
यूपी में बसपा सपा गठबंधन एक होने की संभावना थी, हुआ। बीजेपी और पीडीपी, कश्मीर में अलगाववाद का नारा महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के लोग बताते थे, दोनों। इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी राजनीति में नई संभावनाओं के बारे में चर्चा की थी। ओम प्रकाश राजभर जी अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूध का जला भी मट्ठा भी खूब पीता है, वो बेमेल गठबंधन है, उसमें गठबंधन में अब कभी नहीं जाएंगे। आजमगढ़ उपचुनाव के बाद से ही राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राजभर ने इस बार अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल के एक होने पर भी तंज कसा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा और योगी आदित्यनाथ के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो सीएम योगी की तारीफ किए बिना नहीं चूकते। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने आवारा पशुओं और गोवंश को बड़ा मुद्दा बना दिया था, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव में फिर से ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव के दौरान भाजपा को घेरने के लिए एक बार फिर से आवारा पशुओं का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आरएलडी पश्चिमी यूपी में बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें वो फसलों की बर्बादी और किसानों की परेशानी को लेकर भाजपा की घेराबंदी करेगी। और जो छोटे पशु हैं, छोटा पशु जो वो खेत की फसल को तो मतलब चर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी रखवाली करने जा रहे हैं अपनी फसलों की, उन पशुओं से बचाने के लिए वो उन पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक हर तरफ आवारा पशुओं का आतंक है। ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं के फसल बर्बाद करने से किसान बेहद नाराज हैं और दिन रात निगरानी के बावजूद खेतों में आवारा पशुओं की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। फसल खराब जहीं बोई थी पशुओं के लिए 4 बीघे, अभी एक पेड़ घर नहीं आया। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि निकाय चुनाव को लेकर उसकी तैयारियां जोरों पर हैं और कोई भी दल भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा हूं, अपने नेतृत्व के द्वारा किए गए अच्छे काम देख रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीनी सेना को पछाड़ने के बीच देश आज विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश हर साल 16 दिसंबर को भारतीय वीर सैनिकों की वीर गाथा को याद करता है। 1971 में पाकिस्तान को जंग में धूल चटाने और ऐतिहासिक जीत का जश्न हर साल मनाया जाता है। उत्तराखंड में भी अपने जाबाजों की बहादुरी को याद किया गया, देश के प्रति समर्पण को नमन किया, साथ ही वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों के वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड रोडवेज में सभी सैनिकों और वीरांगनाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। मैं उन सबको नमन करता हूं, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ, वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सूबे के जाबाजों ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उत्तराखंड के 255 सैनिकों ने बलिदान दिया था और 78 सैनिक घायल हुए थे। सूबे के 74 जाबाजों को वीरता पदक मिला था। भारतीय सेना की विजय गाथा में उत्तराखंड के वीर बेटों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड में प्रस्तावित बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है और बिजली मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला फूंका, धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और महंगाई के खिलाफ सरकार को जमकर कोसा। डबल इंजन सरकार का नारा झूठा है, इनका वित्तीय प्रबंधन शून्य हो चुका है। दरअसल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बैठक में बिजली की दरों को 7.72% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसमें घरेलू बिजली पर 5% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। प्रदेश के लिए चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि बिजली की दर इस साल 3 बार बढ़ी है। बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी। इसे देखते हुए देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। डोमेस्टिक में 5% और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% बढ़ाने का इन लोगों ने मन बना लिया है और साल 2022 में 3 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं। तो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के फैसले का विरोध जताया। रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार का पुतला फूंका। मैनपुरी और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर जीत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से उत्साह आ गया है, जिसका असर लखनऊ में सपा मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर जीत मिलने के बाद अखिलेश यादव कई दिनों बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे। अब पहले मैनपुरी में रहे, फिर दिल्ली चले गए, लेकिन आज जब पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय तो देखिए किस तरीके से तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सुबह ही पहुँच गए, क्योंकि अब स्थानीय निकाय के चुनाव
उत्तर प्रदेश में होने हैं। अखिलेश यादव के आने पर सपा दफ्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ बढ़नी आम बात है, लेकिन उपचुनाव में जीत ने मानो एक बार फिर सपा कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव से पहले उत्साह की संजीवनी दे दी है। हमारी समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता का प्रमाण है कि आवेदन की कतार लग गई है। सपा दफ्तर पर दिन भर नेताओं कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहा, लेकिन इनमें से ज्यादातर निकाय चुनाव के लिए टिकट के दावेदार थे। इनमें यूपी के अलग अलग हिस्सों से आए कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि सपा के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। पार्टी कार्यकर्ता नेता सभी उत्साहित हैं और अब स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बड़ी रणनीति भी तैयार कर रही है। तमिलनाडु की परंपरा और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित करने वाले तमिल संगमम समारोह का समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित काशी तमिल संगमम समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि समेत कई नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के दो सबसे प्राचीन शिक्षण स्थल वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों को समझाया। क्षेत्र में काम करने वाले आए और निःशुल्क रूप से सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से 10,000 से ज्यादा तमिल भाइयों बहनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। दरअसल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और तमिलनाडु की पुरानी संस्कृति को जिंदा करने के लिए वाराणसी में संगमम का आगाज किया था। तकरीबन 1 महीने तक चले समारोह में तमिलनाडु और काशी की साझा संस्कृतियों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा दक्षिण में अपने पांव मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बनारस में जो भी आता है यहाँ के रंग में रंग जाता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और बनारस की गलियों में निकल गए। काशी तमिल संगमम समारोह में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनारसी अंदाज में नजर आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आज यहाँ काशी में चाची की कचौड़ी खाया, गरम जिलेबी खाया, पेटीएम भी मौजूद है। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखा है डिजिटल इंडिया होगा। वाराणसी की सड़कों पर खड़े होकर मलइयों का स्वाद चखा। उनके साथ मौजूद लोगों ने भी मलइयों का आनंद लिया। समाज की सभी वर्ग के लोग कैश छोड़ के, नकदी छोड़ के डिजिटल पेमेंट में जा रहे हैं और यही दर्शाती है देश की मिजाज। देश आधुनिक हो चुका है। इससे पहले शिक्षा मंत्री काशी की फेमस चाची की कचौड़ी और जलेबी की दुकान पहुंचे और कचौड़ी जलेबी का पूरा आनंद लिया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने ये राज भी खोला कि चाची की कचौड़ी सब्जी जलेबी के बारे में उन्हें कहां से पता चला, जिसके बाद वो खींचे चले आए। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने दुकान में लगे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को दिखाते हुए डिजिटल इंडिया की भी बात कही। जाहिर है यही मकसद है काशी तमिल संगमम समारोह का, जिसमें साहित्य, विरासत, ग्रामीण परिवेश, संस्कृति विषयों के जरिए संस्कृति को विस्तारित किया जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से 50 से अधिक मौत पर हाहाकार मचा हुआ है। सदन में शराबबंदी पर लगातार सियासी शोर जारी है। इसी बीच नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि शराब पीकर मरने वाले लोगों से उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने शराब से हो रही मौतों को लेकर गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी सवाल उठाए। दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहाँ नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। दरअसल पिछले 4 दिनों में छपरा और सीवान में जहरीली शराब ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश से एक बार फिर इस्तीफे की मांग दोहराई है। और अभी तक इनका 6 साल में केवल 23 लोग मरे, ये बिहार सरकार आंकड़ा बता रही है। तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। तो मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब पर सियासत भले ही हो, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में सवाल कायम है कि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। और अब देश के बाद देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुले मंच से बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से दक्षिण एशिया, खासकर भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल किया।
जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। You are asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. इसके पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने बौखलाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर निजी हमला करते हुए ने भारत का नहीं बल्कि आरएसएस का प्रधानमंत्री कहा था। Entering this country until he became prime minister. This is the prime minister of the RSS and the foreign minister of the RSS. संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के बयान पर पाकिस्तान को सीधी भाषा में जवाब दिया था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने हमेशा की तरह फिर से कश्मीर के बहाने भारत को घेरने की कोशिश की थी, जो नाकाम होने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी पर निजी हमला शुरू कर दिया था। शाहरुख खान के फिल्म पठान के खिलाफ अब यूपी में मुहिम तेज हो रही है। आगरा से लेकर वाराणसी तक कई शहरों में फिल्म का विरोध होने लगा है। पठान फिल्म में भगवा रंग को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए वाराणसी में साधु संतों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और फिल्म में भगवा रंग को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शाहरुख और दीपिका पादुकोण की फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। अब विरोध होना चाहिए, विरोध हम लोग कर रहे हैं, विरोध करेंगे और जहां तक हो इस फिल्मों को प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। वाराणसी के अलावा आगरा में भी पठान फिल्म का विरोध हुआ। शहर के एक मल्टीप्लेक्स के बाहर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में जमकर हंगामा किया। शहर के एक मल्टीप्लेक्स के बाहर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में जमकर हंगामा किया। हिंदू महासभा के हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया कि किसी भी हाल में आगरा में फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। अंग बस्त्र केसरिया या हरे कपड़े से अगर वो छुपाती तो हिंदू महासभा इसका स्वागत करता। आज यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और नोटिस भी चस्पा करके चेतावनी दी गई है कि फिल्म किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। वहीं कानपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। फजलगंज इलाके के गड़रियनपुरवा में साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन 3 मजदूर अपने आप को आग से नहीं बचा सके और उनकी जलकर झुलसकर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री में भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 14 लोग थे। 14 तीन लोग लड़का। बताया जा रहा है कि गद्दी के फोम का सामान होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फैक्ट्री में फंसे 11 मजदूरों को रेस्क्यू कर बचाया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान 11 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। सवाल है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग से बचाव के लिए इंतजाम क्यों नहीं थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।